आप जैसे ही मेरे वीडियो लिंक को क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाती है, जहाँ पर एक हरे कलर का एरो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, लाल स्याही से। आपको सिर्फ सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक करना है और जो लाल स्याही में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वह काला हो जाएगा और आप मेरे अच्छे मित्र बन जाओगे। यदि किसी व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा दिया जाए और फिर उसका 20% वेतन घटा दिया जाए तो उसके वेतन में शुद्ध अंतर कितने प्रतिशत का होगा? माना कि वेतन है 100 रुपया, 20% बढ़ा दे तो वेतन हो जाएगा 100 का 20/100 बराबर 20 रुपया, प्लस हो गया 100 + 20 तो 120 रुपया नया वेतन उसका हो गया। अब वापस 20% कम कर देना है, तो 120 रुपये का 20% कम कर दिया तो कितना कम हो जाएगा? 24 रुपये उसका वेतन कम हो जाएगा। तो 120 - 24 बराबर उसका वेतन हुआ 96 रुपया। तो कम कितना हुआ? 4 रुपया। तो 100 का 4% अंतर होगा। चार बटा एक, 3/2, 5/3, 7/4 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? तो मित्रों, जब भी इस तरह के कोई सवाल आए तो उन सवालों को हमें लघुत्तम लेकर हल करना होता है, जैसे कि मैंने पास में ही किया है। लघुत्तम हमें लेना है 1, 2, 3, 4 का, तो हमारा लघुत्तम आ गया 12। अब हम उसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे 1 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 12 आए और 12 का ऊपर गुणा करेंगे 4 में, तो 12 चौक 48। फिर 2 का नंबर है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आया, 6 तिया 18। फिर 3 का नंबर है, 3 से 4 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 पंजे 20 उत्तर। और फिर 4 का नंबर है, 4 तिये 12, 3 आए और 3 सते 21, 21। अब हमारे पास संख्या आ गई 48, 18, 20 और 21। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? 18। तो 18 कौन सी भिन्न का भाग है? 3/2 का। अतः सबसे छोटी भिन्न संख्या है 3/2। नीचे दी गई संख्या में इकाई का अंक होगा। संख्या दी हुई है 149 की घात -100। इकाई का अंक हमें ढूंढना है तो हमें सबसे पहले 9 को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, शॉर्टकट तरीका यह है कि जब भी लास्ट वाली संख्या, जैसे कि हमारे पास 9 है, 9 की घात 100 है, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। अगर 9 है तो अगर ऊपर घातांक विषम में है तो हमेशा इकाई का अंक 9 आएगा। तो हमारे यहाँ पे घातांक कितना है? 100। 100 क्या है? एक सम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा एक ही आएगा। तो हमारा उत्तर है 1। लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? मित्रों, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो सीधा करना है हमें 330 में 5 का भाग लगा देना है, तो हमारे पास बीच की संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास संख्या आ गई 66। ये बीच की संख्या है, तो 2 संख्याएँ 66 के उधर होंगी और 2 संख्या 66 के इधर होंगी। तो हमें सम संख्या निकालना है तो हमें 2 के माइनस कर देने हैं। जैसे 66 में से 2 घटाए 64 हो गए, 64 में से 2 घटाए तो 62 हो गए। और उधर से 66 से आगे भी 2 जोड़ दिए, 66 में 68 हो गए और 68 में 2 जोड़ दिए 70 हो गए। अब हमारे पास 5 संख्याएँ हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है इसमें? 62, जो कि हमारा सही उत्तर है। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो हमारा आंसर होता
70। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? 62। 4/3, 3/6, 2/7 में अंशों का मसप होगा। अंशों का मसप अर्थात हमें सबसे पहले अंश देखने हैं। अंश हैं 4, 3 और 2। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2, 3 के अभाज्य गुणनखंड 3, 2 का 2 है। अब हम ऊपर तीनों को देखते हैं तो एक भी संख्या कॉमन नहीं है। जैसे कि ऊपर 2 है लेकिन 3 के अंदर 2 नहीं है, अतः एक भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही तीनों में। तो जब भी कॉमन नहीं आए तो मसप होगा 1। तो हमारा उत्तर है 1। 68,374 में 8 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान का अंतर होगा। अब हमें 68,374 में 8 का स्थानीय मान है। 8 के पीछे जितने संख्या हैं उतने जीरो लगा दो। जैसे कि 8 के बाद 3 संख्याएँ हैं 374, तो हमने 3 जीरो लगा दिए तो 8 का स्थानीय मान कितना आ गया? 8,000। और 7 का जातीय मान कितना होता है? जातीय मान वही संख्या होती है, तो 7 का जातीय मान 7 है। अब उनका अंतर निकालना है तो 8,000 में से 7 गए तो 7,993 हमारा उत्तर हो गया। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है n × n + 1/2। n का मतलब है अंतिम संख्या, तो 40 × 40 + 1/2 तो होगा 40 × 40 + 1 41/2। 40 को 2 से डिवाइड कर दिया 20 हो गया इंटू 41। 20 × 41 बराबर 820 उत्तर। किसी संख्या के 3/4 व 4/7 का अंतर 100 हो तो संख्या ज्ञात करो। मान लो संख्या x, तो x का 3/4 माइनस x का 4/7 बराबर कितना है? 100। क्योंकि हमें अंतर पूछा इसलिए माइनस किया। और दोनों जगह जैसे कि x का 3/4 और x के 4/7 का अंतर है 100, तो 100 लिख दिया हमने। अब x का 3 से गुणा कर लिया 3x हो गया, उधर से x का 4 से गुणा कर लिया 4x हो गया, नीचे 4/4 का 4 और 7 का 7 बराबर 100। अब हमें एक साथ सबका लघुत्तम निकाल लिया, तो 4 और 7 का लघुत्तम कितना आ गया? 28। अब 28 को सोल्व किया हमने तो हमारे पास आया 12x - 16x बराबर 2800। तो हमारे पास इस तरह से एक समीकरण आ गया है 21x - 16x बराबर 2800। 21x - 16x गए तो कितने रहे? 5x बराबर 2800। तो x बराबर 2800/5, तो हमारा उत्तर आ गया 560। एक + 2 + 3 + 4 ऐसे संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और हाईएस्ट संख्या अपनी है 50। तो उसके बाद वापस संख्या उसी क्रम से नीचे घट रही है और लास्ट 1 पर आके समाप्त हो जा रही है। जहाँ से संख्या स्टार्ट हुई है वहीं से संख्या एंड हो रही है और उनके बीच की संख्याओं का हमें टोटल योग चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला है जो बीच में अधिकतम संख्या होगी उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाता है, तो हमें उन सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ संख्या है 50, तो 50 × 50 कर दिया तो 2500 आ गया। 2500 ही हमारा उत्तर है। कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर होगी
कोई धनराशि 30 साल में 4 गुना हो जाए। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब हमें मूलधन मान लो हमारा मूलधन है 100 रुपया हमारे पास, दर हमें ज्ञात करनी है, समय दे रखा है 30 साल बटा 100 का 100, तो 4 गुना हो जाए 30 साल में, तो हमारे पास मूलधन कितना है 100 रुपया। 100 रुपया 4 गुना हो जाए अर्थात 400 रुपया हो जाएगा। तो 400 रुपया जब हो जाएगा तो उसमें ब्याज कितना रहेगा 300 रुपया, क्योंकि 100 रुपया हमारा मूलधन है तो 300 रुपया हमारा ब्याज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 रुपया, हमने वहाँ नीचे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे। अब हम वज्र गुणा करेंगे, 300 का नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 30,000 बराबर 100 का 100 इंटू दर इंटू 30 का 30। 30 का 100 से गुणा किया 3,000 हो गए बराबर दर का दर, और दर के साथ 3,000 को बराबर के बदल संख्या के नीचे लिखते हैं। तो 30,000 में 3,000 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 10%। तो हमारी ब्याज दर कितनी होगी 10%, वही सही उत्तर है। दो संख्याओं का योग 100 है और उनका अंतर 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। हमने सबसे पहले दो संख्याएं मान ली x और y, जैसे संख्या में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, तो x और y का योग कर लिया हमने 100, x प्लस वाई बराबर 100, और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 37। तो अब हमारे पास सूत्र प्राप्त हो जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्योंकि हमें उनके वर्ग चाहिए दोनों का। तो हमारे पास आगे x प्लस वाई, अब ऊपर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 100, तो 100 हो गया। नीचे x माइनस वाई बराबर कितना है 37, तो हमने 37 लिख दिया। दोनों का गुणा कर दिया तो हमारे पास वर्गों का अंतर कितना आ गया 3700, तो हमारा उत्तर 3700 राइट है। एक कपड़ा व्यापारी कम मूल्य पर कपड़ा बेचता है, लेकिन 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 80 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर कपड़ा वह बचा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर होगा 100 पर नहीं होगा, वो 80 सेंटीमीटर कपड़ा बेचता है, जैसे 80 पर 20 सेंटीमीटर बचाया तो 80 पर 20 इंटू 100 बराबर 25% उत्तर। एक ही ऊंचाई और एक ही आधार पर बने त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में से त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है। मित्रों, यहाँ सीधा अपन सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं कि ये आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार से आधार कट गया, ऊंचाई से ऊंचाई कट गई, बचा कितना आधा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो सही उत्तर है 360। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180, जबकि बाह्य कोणों का योग होता है 360। 50 डिग्री का पूरक कोण है। पूरक कोण हम उन्हें कहते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो 50 डिग्री का हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें 90 माइनस 50 किया तो 40 डिग्री है, वह हमारा दूसरा कोण होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो 40 डिग्री सही उत्तर है। दो की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3 का हल है। तो
हमारे पास घातांक का सूत्र है, जब आधार दोनों का दो दो समान है तो हम एक आधार ले लेते हैं। अब जब बीच में गुणा का निशान है तो ऊपर दोनों में क्या होगा, घातांक होगा, जोड़ होगा। तो हम जोड़ देते हैं 2/3 प्लस 1/3, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा बराबर 3/3। 3/3 को काट लिया तो हमारे पास घात कितनी रही, 1 घात। अब 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 ही होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 2। निम्न में से परिमेय संख्या है √3 अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, 4/0 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 0/4 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह होती है जिसमें हर जीरो नहीं हो। यहाँ पे जो 4 क्या है, जीरो नहीं है, अर्थात हर हमारा एक संख्या है 4। तो सही उत्तर है 0/4। संख्या 7200 में मौजूद सभी विभिन्न भाजकों की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 7200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। 2 कितनी बार मिले हमें, 5 बार, तो हमने लिख दिया बराबर 2 की घात 5। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2। और 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की घात 2। अब हमें घातों को देखना है। ऊपर की जो घातें हैं उनमें सबसे पहले 5 + 2 + 2, चूँकि एक सभी में कॉमन है अतः सभी के साथ एक एक जोड़ देना है जितनी भी घातें हैं उनमें। तो 5 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, 6, फिर × 3 × 3, तो हो गया हमारे पास 54 आंसर। तो भाजकों की कुल संख्या हमारे पास कितनी आई, 54। तो हमारा उत्तर है 54 सही। एक से 40 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। इस टाइप के सवाल आ जाएं तो हमें सीधा करना है, जो लास्ट वाली संख्या है उसके साथ 1 कर देना है और बटा 2। जैसे कि 40 है तो 40 + 1 कर दिया, बटा 2 कर दिया। अब 40 + 1 41 हो गया, 41/2 तो बराबर है 20.5 हमारा उत्तर। वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी हो तो उसकी 3 भुजाओं का योगफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा की घात 2। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 25 वर्ग सेमी बराबर भुजा की घात 2। जब भी भुजा के ऊपर 2 हो, स्क्वायर हो, तो स्क्वायर को हटाते ही 25 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 25 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। तो भुजा बराबर कितनी होगी, 5। अब हमें पूछा है 3 भुजाओं का योगफल। जब एक भुजा कितनी है, 5, तो 3 भुजाएं कितनी होंगी, 15 सेंटीमीटर। निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गणित एक उपकरण है, गणित कला है, गणित एक भाषा है, सभी सही हैं। तो हमारा उत्तर है सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो हमारा जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वह बच्चों की रैंकिंग करना
नहीं है। बाकी सब उद्देश्य मूल्यांकन के हैं। स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की विधि है अनुसंधान विधि। सर्वाधिक खर्चीली विधि है प्रोजेक्ट विधि। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो वो है आगमन निगमन विधि, जिसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। तो यह विधि बेलनाकार आकृति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह है समस्या समाधान विधि। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना, क्योंकि नैदानिक परीक्षण बच्चों में अंतर करने के लिए ही काम आता है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए भी नहीं है, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए भी नहीं है। तो सिर्फ जो हमारा उत्तर है वह क्या है? कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो जो रटना है वह गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बाकी सब गणितीय प्रक्रिया हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तकों में होते हैं बहुत सारे प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, समन्वयन के लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, हल किए हुए उदाहरण। तो सही उत्तर है समन्वयन के लिए प्रश्न। मेरे प्रिय साथियों, इस तरह आज हमने L2 गणित का टॉपिक भी पूरा कर लिया है, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है। जहाँ बन सके वहाँ पर आप वीडियो को रिवाइज करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद।